नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय रंजीत। मैं अंकित बिंजवा साइंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम आ चुके हैं कहां तक, अभी तक हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में हम आ चुके हैं हीट एंड टेम्परेचर पर। हीट एंड टेम्परेचर में अभी तक की हमारी कंडीशन कहां तक आ चुकी है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन देख चुके हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में मैंने कल बता दिया था कि ये क्वेश्चन 2021 के प्रीलिम्स में आ चुका है, ठीक है। और जस्ट मैंने उसको सॉल्व करवाई था और वो आ भी गया, ठीक है। तो इस कंडीशन पे देखिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। हीट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कंफ्यूजिंग चैप्टर भी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। इसीलिए आप इसके क्वेश्चंस भी बना के रखे, है ना। क्वेश्चन तो सॉल्व करवाऊंगा ही मैं, ठीक है। और लेकिन आप इनको दिमाग में ज्यादातर चीजें रखें। जो मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देता हूं वो आपको समझने में हर चीज में मदद करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। आज हम कुछ टर्म्स पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। जो टर्म्स हमारी टेम्परेचर वाले चैप्टर से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। सबसे पहले आ जाता है कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। हीट के कंडक्टर क्या होते हैं, है ना। अब हीट के कंडक्टर, ठीक है। अब देखो, कंडक्टर ऑफ हीट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मेटल को ही हीट का कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। मेटल जो है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, ठीक है। मेटल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। लेकिन यदि किसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, यदि हीट को क्या करने की, ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर करने की टेंडेंसी होती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट। किसी भी ऑब्जेक्ट में या फिर किसी भी मटेरियल में, किसी भी मैटर में यदि हीट को ट्रांसफर करने की टेंडेंसी होती है तो ही हम उसको क्या बोल देते हैं, हीट का कंडक्टर बोलते हैं। सिंपल, बहुत ही इजी एग्जांपल के फॉर्म में हम इसको जानते हैं। आपने रखी कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर डाल दिया आपने तेल, कढ़ाई के अंदर आपने क्या कर दिया, तेल डाल दिया। अब आप बोलेंगे सर तेल इंसुलेटर होता है क्या, तेल इंसुलेटर होता है क्या? हाँ, तेल इंसुलेटर होता है, लेकिन किसके लिए इंसुलेटर होता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंसुलेटर जैसा वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन आपने एक कढ़ाई चढ़ा रखी आपकी भट्टी के ऊपर, ठीक है, और एक कढ़ाई के नीचे आपने आग लगा दी। अब क्या हो रहा है, हीट जो मिल रही है ये मेटल को मिल रही है। हीट मिल रही है किसको? मेटल को। और हीट मेटल से किस में ट्रांसफर हो रही है? ऑयल में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। ऑयल ने हीट गेन करी कहां से? मेटल से। देन आपने इसके अंदर फटाफट कचौरियां डालना शुरू कर दी, फटाफट कचौरियां डालना शुरू कर दी। तो क्या कचौरियां ऐसी पड़ी रहेगी? नहीं, कचौरियों के पास हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। जितनी हीट ऑयल गेन करने लगेगा उतनी हीट क्या हो जाएगी, इसके ऊपर ट्रांसफर होने लगेगी, ठीक है। जैसे आपको पता है कि आप जैसे बघार लगाते हैं तो बघार कभी कभी क्या हो जाता है, जल जाता है। बघार जलने के पीछे कारण यही होता है कि ऑयल एक्सेसिव हीट हो जाता है, तो ऑयल में से धुआं निकलने लगता है, क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि उसकी हीट गेन करने की टेंडेंसी वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होने लगता है कि आपका बघार जल जाता है, या फिर आपकी कचौरियां क्या हो जाती है, ज्यादा लाल हो जाती है, कड़क क्रिस्पी हो जाती है ना। तो कड़क क्रिस्पी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तेल को एक लिमिट तक गर्म करना पड़ेगा। इट मींस यदि हीट का कंडक्टर है तो हम बात करेंगे ऑयल, वाटर, ये सब भी क्या है, हीट के कंडक्टर ही होते हैं। द सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट फ्रॉम देयर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। इट मींस इसके अंदर सभी मेटल्स भी आते हैं, ठीक है, इसके अंदर सभी मेटल्स आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो बिल्कुल भी हीट को ट्रांसमिट नहीं करते, जैसे एबोनाइट, ठीक है। जैसे एबोनाइट इसका एग्जांपल होता है। तो एबोनाइट क्या हो जाता है, पूरी तरीके से एज ए इंसुलेटर वर्क करता है ना। कैसे वर्क करता है? एज ए इंसुलेटर वर्क करता है, ठीक है। तो एबोनाइट की जो रॉड होती है वो एकदम इंसुलेटर जैसा वर्क करती है। जैसे ग्लास होता है, तो ग्लास क्या है, ग्लास आप बोलेंगे तो क्या करेंगे, यदि हम ग्लास को इसके अंदर इसको हम हीट के अंदर या एक भट्टी के अंदर डालेंगे तो ग्लास क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एक्ट करेंगे और मॉलिक्यूल मेल्ट हो जाएंगे और मोल्ड हो जाएंगे अलग तरीके से, ठीक है। अब वो हीट को ट्रांसमिट करेगा, हाँ हीट को ट्रांसमिट करेगा अपनी बॉडी में से, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ये जो लोहे की कढ़ाई ले रहे हैं, इसकी जगह आपने घरों में देखा होगा, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड जो रहते हैं उसमें आपने देखा कि यहाँ पर एक मेटल की वेसल है, और मेटल की वेसल के अंदर क्या किया जा रहा है ना, सॉरी मेटल की नहीं, ग्लास की, एक ग्लास की वेसल है, और ग्लास की वेसल के अंदर क्या कर रहे हैं हम, उसके अंदर चाय बना रहे हैं, उसी के अंदर हम कुछ फ्राई कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें अपने खाना खजाना और ऐसे पुराने
नाटक और इसमें शोज में देखी होगी, है ना। तो वो हीट के कंडक्टर होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हीट, इन्वर्टेड कॉमा लगाकर लिखिए, हीट के कंडक्टर। लेकिन ये सभी ऑल कंडक्टर ऑफ हीट, नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सभी हीट के कंडक्टर, किसके कंडक्टर? हीट के कंडक्टर क्या नहीं हो सकते? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं हो सकते। इसको आपको याद रखना है, दिमाग के अंदर रखना है। यदि आपने इस चीज को हटाया तो क्या हुआ? सब कचरा हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहली टर्म हमारी थी क्या? कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, विच कैन ट्रांसमिट हीट इजीली फ्रॉम देयर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द कंडक्टर। ठीक है, फिर थर्मल इंसुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा क्या? थर्मल इंसुलेटर, है ना। विच डू नॉट अलाउ टू ट्रांसमिट द हीट फ्रॉम देयर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर इट मींस जैसे क्या कर देंगे हमने देखा है अभी आपके सामने जो लेटेस्ट वाले थर्मस आ रहे हैं, लेटेस्ट वाले थर्मस आ रहे हैं, तो लेटेस्ट वाले जो थर्मस आ रहे हैं वो कैसे है? थर्मोस्टील। थर्मोस्टील्स आ रहे हैं आपके सामने। थर्मोस्टील्स मतलब एक ऐसे स्टील रहते हैं जो हीट को ट्रांसमिट नहीं करते, हीट को क्या करते हैं? प्रिजर्व करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ क्या होती है? उनके पॉलिश होती है, अंदर की तरफ पॉलिश होती है, और वो हीट को क्या करते हैं? अंदर की तरफ ही होल्ड करके रखते हैं। जैसे मिल्टन का आता है, ठीक है, और ये सब क्या आ रहे हैं? थर्मोस्टील से बने हुए। तो क्या करते हैं? इनके बीच में ऐसी गैप होती है ना, गैप होती है, और गैप में एयर जो है एज अ इंसुलेटर वर्क करती है। एयर कैसे वर्क करती है? इंसुलेटर जैसा वर्क करती है। पुराने जो थर्मस आया करते थे बॉटल्स में, पुराने थर्मस बॉटल की बात करें तो पुरानी थर्मस बॉटल में क्या किया जाता था? यहाँ पर एक लेयर होती थी इंसुलेटर की, है ना, लेकिन वो इतना ज्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं कर पाती थी। ये इंसुलेटर का एक लेयर होता था। इट मीन्स ये जो लेयर है ये एक फॉर्म का बना हुआ रहता था, और ये हीट को बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं करता है ना, हीट को अलाउ नहीं करता है। तो जितनी भी चीजें आपने देखी वो क्या है? वो सभी इंसुलेटर है। किस चीज की? हीट की इंसुलेटर है। इंसुलेटर इट मीन्स वो अपनी बॉडी में से किसी भी टाइप के पार्टिकल या फिर किसी भी पार्टिकल से हीट के ट्रांसमिशन का क्या करती है? अपोज करती है ना, हीट के ट्रांसमिशन का अपोज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाती है? एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन अल्टीमेटली होता क्या है ना, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसा समझे कि यदि, है ना, यदि कोई पार्टिकल हीट गेन करते हैं, जैसे कंडक्टर, है ना, जो कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के, वो क्या करते हैं? हीट गेन करते हैं, बट वो अपने अंदर हीट को होल्ड करके भी रखते हैं, हीट को अपने अंदर होल्ड करके भी रखते हैं। जैसे सिंपल हम बात करें कि हमने एक कंटेनर लिया, उसको गर्म करा, ठीक है, हमने उस कंटेनर को गर्म करा, उसमें भर दिया पानी या फिर ऑयल, वाटर या फिर ऑयल हमने भर दिया। अब हमने उसको 10 मिनट तक हीट प्रोवाइड करी, तो वो हीट क्या हो जाएगी? इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, हीट क्या हो जाएगी? इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, और ये एब्जॉर्ब करके रखेगी, उस हीट को एब्जॉर्ब करके रखेगी। इट मींस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी। किस फॉर्म में होगी? हीट के फॉर्म में होगी। ठीक है, अब कंडीशन एक और बन जाती है कि जैसे ब्लैक कलर होता है, ठीक है, बोला जाता है कि जो कोल्ड सीजन होते हैं, कोल्ड सीजन में आप कैसे कपड़े पहने? ब्लैक कलर पहने। ठीक है, और जैसे ही समर सीजन आता है, समर सीजन में आप क्या करें? लाइट, ठीक है, लाइट कपड़े पहने। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट ज्यादा करते हैं, और ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं, हीट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं। क्योंकि देखो सिंपल, ये जो बोर्ड है ब्लैक कलर का बोर्ड दिख रहा है, तो ब्लैक कलर का बोर्ड इसीलिए ही ब्लैक दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये सभी कलर को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है। सभी कलर को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। किसी भी कलर को ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, किसी भी कलर को ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, मतलब ट्रांसफर नहीं कर रहा है या रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे इस ब्लैक के ऊपर मैंने क्या कर दिया? येलो कलर की एक लाइन खींच दी। इट मींस क्या हो रहा है कि ये जो कलर है ना, ये जो येलो कलर है, येलो कलर का येलो दिखने का कारण ही यही है कि यहां से आती है व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट में से सभी कलर को वो क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। ठीक है, सभी कलर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और रिफ्लेक्ट किसको करेगा? येलो कलर को। येलो कलर को वो क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। इसीलिए क्या दिखाई देगा? ये येलो कलर दिखाई देगा। जैसे मेरा शर्ट है, ये ब्लू कलर का क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसने सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लिया और सिर्फ ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करा। तो आपने जैसे ही देखा तो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करके आपके पास पहुंचा। ठीक है, लाइट आई,
ब्लू कलर पे से ब्लू कलर रिफ्लेक्ट हुआ और आपके पास पहुंचा। जैसे ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है, रेड कलर का दिखाई दे रहा है, तो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट ही उस कलर को कर रहा है, बाकी सभी कलर को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस आधार पर क्या, इस बेस पर हम बोल सकते हैं कि क्या हो जा रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, है ना, पर्टिकुलर वेवलेंथ का। किस चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है? पर्टिकुलर वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये हम लाइट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, लाइट में हम बहुत अच्छे से इन सब चीजों को पढ़ेंगे। जैसे हम सिंपल से बात करते हैं कि एक बॉडी है जो किस कलर की है? रेड कलर की, ठीक है। अब वो रेड क्यों दिख रही है? क्योंकि यहां से व्हाइट कलर को पूरा क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है, पूरे व्हाइट कलर को एब्जॉर्ब करती है और सिर्फ रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट करती है ना, रेड कलर को रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए बॉडी कैसी दिखाई देती है? हमको रेड कलर की दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एमिशन। नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारी कौन सी? एमिशन। अब एमिशन क्या हो जाता है, इसको भी हम देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। अब क्या होता है कि हीट जब एब्जॉर्ब होती है तो हीट रिलीज भी तो होगी। हीट यदि एब्जॉर्ब होगी तो हीट रिलीज भी तो होगी। तो क्या है, जैसे मैंने एनर्जी गेन करी, मैंने किसी भी कंडीशन में एनर्जी गेन करी, मैंने खाना खाया, ठीक है, और मैंने एनर्जी गेन कर ली। अब एनर्जी गेन करके मैंने अंदर स्टोर करके रखी हुई है, ठीक है। अब एनर्जी एमिशन नहीं हो रहा है मुझ में से, मैं खाना खा रहा हूँ, सो जाता हूँ, खाना खा रहा हूँ, सो जाता हूँ, एनर्जी अंदर स्टोर रह गई, ठीक है। लेकिन यदि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, यानी किस फॉर्म में? एक साउंड एनर्जी के फॉर्म में ये कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। ये एनर्जी नॉर्मली कैसे दिखाई देती है? आपको एक फूड के फॉर्म में दिखाई देगी जो मेरे अंदर चली जाएगी। देन ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। प्लस मुझे थोड़ा सा पसीना भी आ रहा है, तो मतलब ये हीट के फॉर्म में भी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है मेरी बॉडी से, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? एनर्जी का एमिशन हो जाता है, जो हर बॉडी से होता है। हर बॉडी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को क्या करती है? रिलीज करती है। उसे ही क्या बोला जाता है? एनर्जी का एमिशन बोला जाता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया से, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के एमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की, यदि हमने बोल दिया कि ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये इसका पर यूनिट एरिया है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, ये यूनिट एरिया हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस एरिया से यूनिट टाइम में जितना रेडिएशन रिलीज होगा उसे ही क्या बोलेंगे? हम एमिशन बोलेंगे, ठीक है। मतलब इसमें से जितना रेडिएशन निकल रहा है पर यूनिट टाइम में, मैंने जो मेरा एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी रिलीज के बारे में आपको पता करना पड़ेगा, एनर्जी आई कहां से, तो ही तो रिलीज होगी। जैसे हम यहां से क्या कर रहे हैं? इसको गर्म कर रहे हैं, ये एक मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट को कंटिन्यूस गर्म कर रहे हैं, तो मेटल प्लेट के पर स्क्वायर इंच या पर स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया से जितनी हीट पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना हीट रिलीज हो रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा एनर्जी का एमिशन। एनर्जी का एमिशन मतलब वो एनर्जी को रिलीज करती जा रही है ना, कंटिन्यूअसली। अब इसको किस चीज में मेजर करते हैं? वॉट पर मीटर स्क्वायर। किसमें मेजर करते हैं? वॉट पर मीटर स्क्वायर। हम एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वॉट में। और मीटर स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है? उस पर यूनिट एरिया से हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है ना। तो एमिशन को हम कैसे शो करते हैं? वॉट पर मीटर स्क्वायर से शो करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। जितना भी मैं बताता जा रहा हूं ना, इसको साथ में पढ़ते चलिए, है ना। मेरा मकसद है यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा डाटा समझा देना मेरा मकसद है, ठीक है। समझा कर, यदि यहाँ पर बोर्ड पर सब चीजें लिखी होती तो उसमें कोई मायने नहीं है कि यदि लिखी हुई है मैं ऐसा राइट बनाते जा रहा हूँ, देखो ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। वो पढ़ाने के तरीके में नहीं है ना, वो पढ़ाने के तरीके में भी नहीं है ना। ये तरीका ठीक है कि आपको क्या कर दे, सब चीजों का नॉलेज प्रोवाइड कर दूं, देन आप उसकी जाके स्टडी करें तो आपके दिमाग में ज्यादा जाएगा, ठीक है। उससे आपको ये स्टडी मिलेगी कि यहाँ पर हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, जैसा आप क्लासरूम में पढ़ते हैं वैसा फील होगा, है ना। नहीं तो आप बोर्ड पर से छाप लोगे, बोर्ड पर से छाप लिया आपने और पढ़ लिया, ठीक है, उसमें कोई सेंस नहीं रह जाता है, ठीक है। मुझे वो स्टडी पसंद नहीं है, ठीक है। वैसे ही मे भी हो सकता है मेरी जैसी मेंटेलिटी बहुत सारे और ही लोगों की हो, है ना, और समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी, ठीक है, देखो ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो व्हाइट लाइट में से किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता, है ना। व्हाइट लाइट में से किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है। ये टोटल एब्जॉर्प्शन
ठीक है, टोटल एब्जॉर्प्शन पर बेस्ड होता है। टोटल ये क्या कर लेगा, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा पूरे वेवलेंथ को। यदि हमने यहां से बोला कि हम इसको 10 मिनट तक हीट देते हैं, ठीक है, 10 मिनट को हीट देते हैं, तो 10 मिनट में जितनी हीट रहेगी पूरा ही एब्जॉर्ब कर लेगा। पूरा लाइट हमने इसको दिया, ठीक है, तो पूरे ही लाइट को इसने एब्जॉर्ब कर दिया। लेकिन एक और कंडीशन है, जब हम एनर्जी का सोर्स हटाएंगे तो ये पूरी तरीके से एनर्जी को रिलीज भी कर देगा। जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है उतनी टोटल एनर्जी को ये रिलीज भी कर देता है। तो ये क्या कहलाता है, आइडियल ब्लैक बॉडी होती है ना, आइडियल ब्लैक बॉडी होती है। ठीक है, लेकिन आइडियल जैसी कोई चीज होती है क्या, नहीं, हर चीज में कुछ ना कुछ डीमेरिट्स होते हैं। ठीक है, तो आइडियल जो बॉडी होती है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, है ना। ब्लैक बॉडी मतलब क्या हो जाएगा, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, अभी किसी भी टाइप का रेडिएशन या वेवलेंथ को नहीं करेंगे, रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे सामने क्या हो जाता है ना, कभी भी कोई भी बॉडी टोटल ब्लैक बॉडी नहीं होती है। ठीक है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल ब्लैक बॉडी। कैसे बोलेंगे, पार्शियल ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो जैसे आपने कोल ब्लैक देखा है ना, कोल ब्लैक जैसे हम उसको क्या बोलते हैं, काजल बोलते हैं, जो हम किससे बना देते हैं, इससे बनाते हैं हम, एकदम काले काले पार्टिकल हम इकट्ठा कर लेते हैं, दिए से बनाते हैं, है ना। एक दिए के ऊपर क्या रख देते हैं, हम एक प्लेट रख देते हैं, तो धीरे धीरे दिए से जलता हुआ क्या, तेल, जैसे ही वो तेल इकट्ठा होता है और तेल से क्या हो जाता है, एक काले कलर का ऐसा सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है, पार्टिकल बहुत फाइन होता है, बहुत ही फाइन होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा कार्बन जैसा ब्लैक कंडीशन हो जाती है। उसको भी नहीं बोल सकते, वो भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या करता है, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन जैसा ब्लैक, कार्बन से बना सकते हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं लैंप ब्लैक। क्या बोल सकते हैं, लैंप ब्लैक। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज होती है जो सबसे ज्यादा काला होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लेटिनम ब्लैक, है ना। प्लेटिनम से बना काजल, प्लेटिनम को पूरा जला दो, प्लेटिनम के जलने के बाद पूरा क्या हो जाएगा, उसके कार्बन पार्टिकल बचेंगे, और कार्बन पार्टिकल से क्या बन जाएगा, प्लेटिनम ब्लैक। यही सबसे काला होता है ना। लगभग ये ब्लैक बॉडी के नियरेस्ट होता है ना। लेकिन ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होता है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये इंफ्रारेड रेडिएशन को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है। इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए ये टोटल ब्लैक बॉडी नहीं होती। टोटल ब्लैक बॉडी मतलब पूरे तरीके से रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, लेकिन ये टोटल ब्लैक बॉडी कोई सी भी चीज नहीं होती है ना। तो आपको याद रखना है प्लेटिनम ब्लैक, आपको लैंप ब्लैक याद रखना है, कार्बन ब्लैक याद रखना है, कार्बन का एकदम काला चूरा। ठीक है, लैंप ब्लैक जो बच्चों के आंखों में काजल के रूप में लगाया जाता है, मस्करा जो होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लेटिनम ब्लैक, जो सबसे काला होता है। ये हो जाती है हमारी क्या, ब्लैक बॉडी। ठीक है, जैसे एक कोटेशन है, अगला चलते हैं किरचॉफ की तरफ, उसके पहले एक कोटेशन बताता हूं, है ना। आपने सुना है बहुत बार, ये आपके सामने आया भी है, आप क्लास में बैठे होते हैं और हर स्थिति में आपको बोला जाता है कि अच्छे श्रोता ही अच्छे वक्ता होते हैं। अच्छे श्रोता ही अच्छे क्या होते हैं, वक्ता होते हैं। यदि आपने बहुत अच्छे से सुना है तो ही आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बोल पाएंगे। वैसे ही किरचॉफ का जो लॉ है वो भी सेम है, अ गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमिटर। ठीक है, ठीक है, जितने अच्छा एब्जॉर्बर होगा उतना ही अच्छा एमिशन होगा। इन दोनों कंडीशन को लेकर आता है वो कि गुड, ये भी कंडीशन क्या है, इसकी गुड है, और ये एमिशन की कंडीशन क्या है, ये भी गुड है। ठीक है, तो किरचॉफ बोलता है कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट जितना रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करता है, जितने अच्छे से, जितनी जल्दी एब्जॉर्ब करता है, उतनी जल्दी ही उसको क्या कर देता है, उतने ही अच्छे से रिलीज भी करता है। ठीक है, अ गुड एब्जॉर्बर इज गुड एमीटर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बर एमीटर भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, या हम एक ले लेते हैं क्या, एक मिरर ले लेते हैं, एक ग्लास ले लेते हैं, सॉरी ग्लास ले लेते हैं। ग्लास कौन सा ले लिया, रेड कलर का ले लिया। ठीक है, रेड कलर का ग्लास ले लिया। अब वो रेड कलर का ग्लास रेड क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो टोटल व्हाइट लाइट को,
ठीक है, व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, पूरी व्हाइट लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ छोटा सा हिस्सा क्या कर लेगा, रेड का रिफ्लेक्ट करेगा, सिर्फ उसमें से रेड का छोटा सा हिस्सा क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, इसीलिए वो क्या क्या दिखाई देगा, रेड कलर का दिखाई देगा। पूरे लाइट में 7 कलर है, 7 कलर में से एक हिस्सा जो छोटा सा है वो क्या है, रेड है, और रेड को ही वो क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। ऐसा नहीं होता है कि इसके अंदर रेड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, रेड का भी थोड़ा सा पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है उसका भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द रेड का पार्ट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमको उस पर्टिकुलर कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो वो क्या हो जाता है, किरचॉफ्स लॉ बताता है, किरचॉफ लॉ बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना अच्छा एब्जॉर्बर होता है उतना अच्छा इमिटर भी होता है ना। यदि हम इसको एग्जांपल लेके चले मेटल की तरफ, ठीक है, मेटल की तरफ, तो मैं आपको 3 अलग अलग मेटल्स के बारे में बता देता हूं, ठीक है। पहला हम ले लेते हैं क्या, कॉपर, दूसरा हम कॉपर के बाद हम दूसरा ले लेते हैं आयरन, तीसरा ले लेते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है। अब आपको सब पता है कि कॉपर जो है, कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है, कंडक्टर तो ये तीनों ही है, लेकिन कॉपर के बाद फर्स्ट नंबर पे कंडक्टर ये होता है, सेकंड नंबर पर अच्छा कंडक्टर ये होता है, ठीक है, थर्ड नंबर पर कंडक्टर ये होता है ना। तो अच्छे कंडक्टर की बात करें तो कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है। तो इसीलिए हम कॉपर वेसल्स का यूज करते हैं किसी भी बड़े फर्नेस में किसी चीज को पकाने के लिए, क्योंकि जितनी हीट इसको प्रोवाइड करेंगे उतनी हीट क्या हो जाएगी, इससे रिलीज हो जाएगी, उतनी हीट ये क्या कर देगा, इस बॉडी से ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। अब कंडीशन ये हो जाती है कि हमने एक कॉपर का, एक आयरन का और एक एल्यूमिनियम का 3 बर्तन ले लिए, तीनों बर्तन में हमने पकाने के लिए सेम चीज को रखा है, सेम टाइप के है, 1-1 लीटर का बर्तन है, 1-1 लीटर के बर्तन के अंदर हमने 1-1 किलो दूध रख दिया है ना, 1-1 लीटर दूध रख दिया है। अब हम देख रहे हैं कि कॉपर में ये दूध जल्दी उबलने लगा, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम में थोड़ी सी देर बाद उबलने लगा, फिर उसके बाद आयरन में थोड़ी सी देर और लगी, ठीक है। इट मींस जितनी हीट इसने ली थी उतनी हीट को जल्दी से ट्रांसफर कर दिया, मतलब इसने नीचे से जो गैस से हमारी हीट ली वो क्या करा, एब्जॉर्प्शन करा, ठीक है, और उसका एमिशन किसमें कर दिया, मिल्क में कर दिया, ठीक है, एमिशन कर दिया। तो इधर से भी एब्जॉर्प्शन देन एमिशन, एब्जॉर्प्शन किसने कहां से करा, गैस से, और एमिशन कहां से कर दिया, किसमें कर दिया, मिल्क में कर दिया। तो इसीलिए कॉपर वेसल में खाना जल्दी पकता है एज कंपैरेटिवली यदि आप कोई सा दूसरा वेसल लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा कौन सा लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ठीक, सिंपल ही था, है ना, किरचॉफ ने इसको दिया इसलिए इसका नाम क्या है, किरचॉफ्स लॉ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए और भी टर्मिनोलॉजीज बची हुई है, मैं एक भी मतलब टर्म को छोड़ना नहीं चाहता हूं, मतलब एकदम एड़ी से चोटी तक हम सॉल्व करेंगे हर चीज को, ठीक है। चलिए अब आ जाती है हमारी टर्म चेंज हो जाती है, ठीक है। टर्म चेंज क्यों हो जाती है कि चेंज ऑफ स्टेट्स एंड इफेक्ट्स, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट्स एंड इफेक्ट, मतलब जो स्टेट चेंज हो रही है ना, वो कैसे हो रही है और उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, है ना, चेंज ऑफ स्टेट और उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं और उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हो जाता है मेल्टिंग, है ना, सबसे पहली कंडीशन क्या हो जाती है, मेल्टिंग, ठीक है। अब मेल्टिंग पहली कंडीशन है मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग मतलब कन्वर्जन ऑफ सॉलिड ठीक है, सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसी को हम क्या बोल देंगे, प्रोसेस बोलेंगे, किस चीज की, मेल्टिंग बोलेंगे। अब मेल्टिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, सॉलिड कंडीशन में होगा तो मतलब अपनी स्टेट चेंज करेगा, है ना, चेंज ऑफ स्टेट, तो अपनी स्टेट चेंज करेगा तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, वही पर्टिकुलर टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ स्टेट वाली कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जैसे हम वाटर की लेते हैं, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस में होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है सॉलिड, देन जैसे ही हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, ठीक है। तो देन इसका
मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। एज इट इज हम जो दूसरी टर्म के बारे में देख रहे हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग भी वही होती है किसी लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, है ना। सेकंड कंडीशन बोले तो किसी चीज का लिक्विड का या फिर किसी गैस का, है ना, सब्लिमेशन भी हो सकता है, सीधे किसमें सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा उसकी फ्रीजिंग हो जाएगी, है ना। गैस को यहां से हटा देते, ठीक है, क्योंकि हम सब्लिमेशन को अलग से बताएंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी किसी लिक्विड का किसमें कन्वर्ट हो जाना, किसी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, यही क्या हो जाता है हमारा फ्रीजिंग हो जाती है। जैसे वाटर की फ्रीजिंग की बात करें तो वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो जाता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही तो वो क्या होता है मेल्ट भी होता है, ठीक है। तो ये बात एक कंडीशन हम यहां पर बताते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली ऑल ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली ऑल ऑब्जेक्ट का सेम होता है। हर ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है सेम ही होता है, ये बात दिमाग में रखें। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर वो मेल्ट हो जाता है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है, 0 से 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 1 से 0 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा फ्रीज हो जाएगा। तो मतलब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। देन क्या हो गया बॉइलिंग, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ठीक है, बॉइलिंग, ठीक है। तो बॉइल का मतलब क्या हो जाता है, यहां पर भी स्टेट चेंज की बात है। हमने एक वेसल में लिया वाटर, ठीक है। जैसे ही वेसल में वाटर को लिया, वाटर को हम क्या कर देते हैं हीट अप करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हीट अप करते हैं तो वाटर जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है, वाटर की कंडीशन कहां तक आती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, देन इसके जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, सरफेस क्या टोटल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट होने लगते हैं वेपर में। वाटर मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं कि वो यहां से वेपर में कन्वर्ट हो गए, या तो हम उसको ऐसे बोलते हैं हीटेड पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए, है ना। हीट जनरेट करें, जैसे आप इस भाप के ऊपर हाथ लगाओगे तो जो भाप निकल रही है ना, वो क्या होगी आपको गर्म लगेगी, बहुत ज्यादा गर्म लगेगी, ठीक है। तो मतलब ये पार्टिकल कहां से हीट गेन करी, उन्होंने इस वेसल से हीट गेन करी, देन इन्होंने हीट को ट्रांसफर करा, ठीक है। हीट को ट्रांसफर करते गए किरचॉफ्स की थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से, इसने हीट गेन करी, फिर इसने हीट गेन करी, फिर हीट को ट्रांसफर करते गए सभी पूरे सिस्टम का टेम्परेचर, पूरे वाटर का टेम्परेचर, पूरे वाटर का, है ना, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो पानी क्या होने लगेगा बॉईल होना शुरू हो जाएगा, वाटर क्या होने लगेगा बॉईल होने लगेगा, बुलबुले छूटने लगेंगे, ठीक है। और वाटर कन्वर्ट होने लगेगा इसमें गैस में। तो यहां पर भी तो स्टेट चेंज हो रही है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वो होता है कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इट मींस क्या हो जाएगा चेंज इन स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ रहा है लिक्विड से हम किसी सब्सटेंस को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा वो बॉइल होने लगेगा, गर्म हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बॉइलिंग और वेपराइजेशन में आप कंफ्यूज मत होना। बॉइलिंग और वेपराइजेशन जो दो कंडीशन है ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है ना, याद रखिएगा बॉइलिंग और वेपराइजेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। वेपराइजेशन को अभी हम देखते हैं। देखिए वेपराइजेशन क्या होता है वाटर का वेपर में कन्वर्ट हो जाना, किसमें कन्वर्ट हो जाना वेपर में कन्वर्ट हो जाना। अब वाटर का वेपर में कन्वर्ट कैसा होता है, जैसे एक कंटेनर उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। कंटेनर में जो पानी भरा हुआ है यहां पर सबसे ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल सबसे ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जो है इनके कंपैरिजन में जो अंदर मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में क्या लूजली बॉन्डेड है। कैसे इन मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में लूजली बॉन्डेड है ना। ये मॉलिक्यूल कैसे 1 2 3 4 5 6 चारों पांचों तरफ से 3D 4D क्या है बॉन्डेड है, इसलिए इनका बॉन्ड क्या है एकदम मजबूत है, टाइटली बॉन्डेड है। लेकिन ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 5 ऐसे, और ऊपर से सरफेस कैसी है फ्री है, ऊपर की सरफेस कैसी है फ्री है, तो इनका बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने में और इनका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने में दोनों में अलग अलग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। जो डीप वाटर रहेगा उसमें हमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड की रिक्वायरमेंट होगी,
है ना, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। लेकिन ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है इसको बाहर निकालने के लिए हमको मोर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड की ही रिक्वायरमेंट है, ओनली मोर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड से हमको टेम्परेचर हमेशा क्या चाहिए, ज्यादा। हम इसकी तरफ चल रहे हैं ऐसा, 27 से ज्यादा, ऐसा लिख लो। 27 से हमको क्या चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। यदि 27 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वाटर सरफेस के जो मॉलिक्यूल है अपना बॉन्ड ब्रेक करके कहां जाएंगे, एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी वाटर वेपर को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर क्या है, ह्यूमिडिटी। द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। जैसे बरसात के मौसम में क्या होता है कि अच्छी खासी धूप निकल रही है ना, अच्छी खासी धूप निकल रही है और अचानक से क्या हो जाता है, पानी आ जाता है। कितनी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए पानी आ जाता है, पानी की बौछारें पड़ती है और पानी रुक जाता है। अब कंडीशन क्या बन जाएगी कि जमीन जो है वो गर्म है ना, ये जमीन गर्म है और बादलों से कुछ समय के लिए पानी गिर जाता है तो क्या हो जाता है, गर्म सरफेस पर यदि पानी गिरेगा तो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये कंडीशन किसकी हुई, इवापोरेशन की हुई। ये कंडीशन किसकी हुई, इवापोरेशन की हो गई। ठीक है, इवापोरेशन के साथ में एक और चीज समझो, ट्रांसपिरेशन। एक और कंडीशन को समझो, ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या हो जाता है, ट्री या प्लांट्स या ग्रास या फिर जितनी भी वेजिटेशन होती है, वेजिटेशन के स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से कंटिन्यूअसली हीट को रिलीज करती रहती है। सॉरी, हीट को रिलीज नहीं करती रहती है, किसको, वाटर वेपर को रिलीज करती रहती है, क्योंकि ये वाटर को कहां से लेती है, जमीन से ले लेती है। H2 यहां से क्या मिलता है, मिनरल्स भी मिलते हैं, एटमॉस्फेयर से मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, सन से मिलती है सोलर रेडिएशन, है ना, सोलर रेडिएशन, है ना। इन सब की प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं, फूड। इन सब की प्रेजेंस में जैसे फूड बनाते, फूड बनाने के बाद क्या हो जाता है, ये रिलीज करते हैं यहां से क्या, ऑक्सीजन। ये हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन के अलावा कंडीशन किसकी बन जाती है, यहां से वाटर वेपर भी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। इसी कंडीशन के साथ जैसे ही वाटर वेपर रिलीज हो जाती है तो क्या कर देते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा से वाटर वेपर के बाहर निकलने को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये हो जाता है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना। ठीक है, कौन सा वाटर, हमारा सिंपल जो वाटर कंटेनर में भरा हुआ है उसका वाटर में वेपर में कन्वर्ट होना। वो क्या, जैसे रिवर से, लेक से, ओशन से, ठीक है, वो हम बोलेंगे वेपराइजेशन। और ट्रांसपिरेशन मतलब क्या हो जाता है, किसी ट्री, प्लांट या वेजिटेशन से क्या होना, वाटर का वेपर में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है कंडीशन किसकी, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, है ना। कंडेंसेशन एकदम नॉर्मल सी टर्म में मैं आपको बता दूंगा कि कंडेंसेशन होता क्या है। ठीक है, तो कंडेंसेशन को देख लेते हैं। तो कंडेंसेशन क्या है, कि सिंपल सी बात करें, ये हमारा क्या है, वाटर लेवल है। सन रेज यहां पर आएगी, सन रेज कंटिन्यूअसली क्या करेगी, सरफेस को हीट अप करेगी। सन रेज कंटिन्यूअसली सरफेस को हीट अप करेगी। जैसे ही वाटर सरफेस को हीट अप करेगी तो टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव। जैसे ही 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो जाता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वाटर वेपर कन्वेक्शन करंट्स के फॉर्म में कहाँ जाती है, ऊपर। ठीक है, जैसे ही ऊपर जाती है तो कंडीशन क्या बनती है, क्लाउड फॉर्मेशन की बनती है। क्लाउड फॉर्मेशन की होती है। अब क्लाउड्स बनते कैसे हैं, है ना, क्लाउड्स ऐसे बनते हैं कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं और ये जो वाटर वेपर है ये कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ये वाटर वेपर जा रही है, इसके साथ वाटर वेपर या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की जाते हैं किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में जाते हैं। और इन क्लाउड्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं और ये कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं किसके ऊपर, डस्ट के ऊपर, इस डस्ट पार्टिकल के ऊपर। ये डस्ट पार्टिकल के ऊपर कंटिन्यूअसली कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते। ठीक है, तो ये भी एक मेथड, प्रोसेस है या मेथड है किस चीज की, वाटर वेपर का कन्वर्ट होना किसमें, लिक्विड में, है ना। वाटर वेपर का कन्वर्ट हो जाना लिक्विड स्टेट में, इसी को हम क्या बोल देते हैं, कंडेंसेशन बोल देते हैं। कंडेंसेट हो गए, किसी चीज के ऊपर जम गए, ठीक है, या फिर रुक गए।
जैसे सिंपल से एग्जांपल की बात करें तो इस बॉटल के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, देखिए पानी टपकता हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके सराउंडिंग एरिया में जितनी भी क्या है, सराउंडिंग एरिया में जितनी भी मॉइस्चर है वो इस ठंडी बॉटल के ऊपर क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है। देखिए यहाँ पर, है ना, इधर से पानी बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वाटर वेपर क्या हो गई, कंडेंसेट हो गई। इस एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, हाँ है। हम जैसे इसके अंदर एक ठंडी बॉटल रखते हैं पानी की, तो वो क्या हो जाती है, लो टेम्परेचर के कारण, इस बॉटल के लो टेम्परेचर के कारण इसके ऊपर धीरे 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 कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इट मींस कंडेंसेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो पार्टिकल होते हैं येलो कलर के हमने जो बीच में बना रखे हैं, ये पार्टिकल कैसे होते हैं, कोल्ड पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल कैसे होते हैं, एकदम वेरी कोल्ड पार्टिकल होते हैं। इन कोल्ड पार्टिकल के ऊपर वार्म पार्टिकल आकर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, धीरे धीरे चिपकने लग जाते हैं और अपनी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, है ना, अपनी एनर्जी को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो जो एनर्जी यहां से वो रिलीज कर देते हैं वही क्या हो जाती है, लेटेंट हीट हो जाती है ना। वो क्या एनर्जी कौन सी होती है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आगे समझाता हूं, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या हो जाएगी, इससे रिलीज होगी, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो गई कि ये जो वाटर वेपर ऊपर की तरफ गई थी वो क्या हो गई, यहां ऊपर जाने के बाद क्या हो गई, कंडेंसेट हो गई। कंडेंसेट इट मींस वाटर वेपर से ये कन्वर्ट हो गई किसमें, लिक्विड में, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। तो वाटर वेपर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, ड्यू टू लो टेम्परेचर। टेम्परेचर लो है इसीलिए ये कन्वर्जन हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे रूम में अभी मैंने आपको बॉटल बताई, तो रूम में, पूरे रूम में सबसे ठंडी बॉटल वही है, उसमें ठंडा पानी भरा हुआ है। देन पूरे एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी है या मॉइस्चर है वो उसके ऊपर कलेक्ट होती जा रही है, और कलेक्ट होकर क्या बना रही है, एक कंडीशन बना रही है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेट हो रही है। ये ज्योग्राफिकल टर्म है और इसी टाइप से होने वाली रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। अब ये कन्वेक्शनल वेव के कारण ही होगी ना, कन्वेक्शनल वेव, ये कन्वेक्शनल वेव तो है, ठीक है। आप कन्वेक्शन करंट्स पढ़े, कन्वेक्शन करंट्स पढ़ेंगे तो उसमें हमको समझ में आएगा कि कन्वेक्शन क्या होता है और उसी से कौन सी रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, और उसमें कंडेंसेशन का रोल होता है। क्लाउड्स फॉर्मेशन के पीछे कंडेंसेशन का रोल होता है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर की एक बात बोले, क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब ना इधर का ना उधर का, है ना, ना इधर का ना उधर का। अब कंडीशन ये बन जाती है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी लिक्विड को, है ना, किसी लिक्विड को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर तक इंक्रीज कर दे, किसी लिक्विड का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लेवल तक इंक्रीज कर दे, तो उस लेवल तक इंक्रीज हो जाने के बाद, है ना, उस लेवल तक इंक्रीज हो जाने के बाद उसको हम सॉलिडिफाइड नहीं कर पाएंगे, भले ही हम कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दें, है ना, उस लिक्विड को हम सॉलिडिफाइड नहीं कर पाएंगे, हम कितना भी उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दें। इट मींस उसके हीटअप करने के बाद मॉलिक्यूल इतने दूर दूर चले जाएंगे, हीटअप करने के बाद मॉलिक्यूल इतने दूर चले जाएंगे कि वो प्रेशर कंडीशन, प्रेशर दबाने के बाद भी वो पास नहीं आ पाएंगे, तो लिक्विड कभी भी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये एक बहुत बड़ा वेसल है, हमने इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखा, ठीक है, सिंपल टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर। सबसे पहले हम इसको रख लेते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज करा, प्रेशर को इंक्रीज करते गए तो प्रेशर, ठीक है, तो इसके अंदर एक लिक्विड है, एक लिक्विड है, वो पर्टिकुलर प्रेशर लेवल पर क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पर्टिकुलर प्रेशर लेवल पर क्या हो जाएगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हमने इसको क्या कर दिया, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रख दिया, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो लिक्विड के अकॉर्डिंग है, लिक्विड के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक टेम्परेचर पर यदि हमने इसको रखा, सॉरी, ठीक है, एकदम स्पेसिफिक टेम्परेचर पर यदि हम इसको रखेंगे, ठीक है, प्लस अब टेम्परेचर इतना हो चुका है कि हम अब प्रेशर का लेवल कितना भी इंक्रीज कर दें, प्रेशर का लेवल कितना भी इंक्रीज कर दें, ये सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते थे, क्रिटिकल टेम्परेचर। एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ गई जिसमें वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पाएगा, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन जिसमें वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाता है, वाटर के लिए 374 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर के लिए कितना होता है, 374 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि वाटर को हम कितने पर ले जाएं, 374 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएं, ठीक है, तो कंडीशन क्या बन जाएगी,
कि वाटर कभी भी सॉलिडिफाइड नहीं हो पाएगा, वाटर सॉलिडिफाइड नहीं हो पाएगा। उसके अलावा यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, है ना, तो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर कितना कर दे, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे, किसका, CO2 का, तो वो कभी भी सॉलिडिफाइड नहीं हो पाएगी। इतनी गर्म कार्बन डाइऑक्साइड 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड की मॉलिक्यूल इतने दूर चले जाएंगे कि वो प्रेशराइज होकर पास में नहीं आ पाएंगे। तो लिक्विड में भी क्या होगा, वाटर को हम क्या करेंगे, 374 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मींस वाटर वेपर है ना, तो वाटर वेपर को हम और गर्म करो और गर्म करो और किस टेम्परेचर पे ले जाओ, 374 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाओ, तो वो कभी भी वापस रिटर्न स्टेट में नहीं आ पाएगी, कौन से, सॉलिड की स्टेट में नहीं आ पाएगी, और हमारा लिक्विड के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में ही हमेशा रह जाएगी, मतलब वो स्टेट चेंज नहीं कर पाएगी, क्रिटिकल। लेकिन जैसे ही 374 से टेम्परेचर कितना करा हमने, थोड़ा सा भी कम करा, 373 करा, तो अब ये हो जाएगी, अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। देन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाने के बाद ये सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाएगी प्रेशर की कंडीशन से। एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाकर यहां पर ये कंडीशन बनेगी। 373 पर भी हो जाएगी, तो ये कौन सी लेवल है, उसका क्रिटिकल लेवल है, क्रिटिकल लेवल। इस क्रिटिकल लेवल से इधर आ जाएगी तो प्रेशर डाल के सॉलिड बना सकते हैं, और उधर चली जाएगी तो प्रेशर डाल के सॉलिड नहीं बना सकते, ठीक है। इसके ऊपर यदि बढ़ा दिया तो सॉलिड नहीं हो पाएगी। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाइड करने के लिए हमारे पास कंडीशन अलग होती है, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से लो टेम्परेचर पर उसको लेकर आना पड़ता है। जब 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से लो टेम्परेचर पर हमारी क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो देन हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉलिडिफाइड कर सकते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे। पहले उसका लिक्विड बनेगा, देन उसका सॉलिड बनेगा, ठीक है। एक और कंडीशन लास्ट बता देता हूं आज की, ठीक है, सब्लिमेशन, है ना। लास्ट कंडीशन को हम देख लेते हैं, कंडीशन क्या हो जाती है, सब्लिमेशन, ठीक है। गैस का डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाना किसमें, सॉलिड में, या फिर सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाना किसमें, गैस में। ये प्रोसेस क्या हो जाती है, इसी को बोलते हैं हम क्या, सब्लिमेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब कंडीशन, ये एग्जांपल देके बताओ कि गैस डायरेक्ट सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर के, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की जो हमारी वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर को, एटमॉस्फेरिक हमारी वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर को हम क्या कर देते हैं, एकदम से टेम्परेचर लो कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर लो कर देते हैं, सरफेस टेम्परेचर जैसे ही लो हो जाता है, तो वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में सरफेस पर है वो एकदम फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें कन्वर्ट हो जाती है फ्रॉस्ट में। फ्रॉस्ट को हम बोलते हैं पाला पड़ना, ये आपने देखा होगा, ठीक है। तो फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वाटर वेपर, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर जब लो टेम्परेचर के कारण अचानक से फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, और इसी चीज को हिंदी में बोलते हैं पाला, ठीक है। पाला पड़ता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि चने की फसल जब लगती है, गेहूं की फसल जब लगती है, तो उसके ऊपर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, लेकिन वो क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है। यदि ये फ्रीज हो जाती है तो क्या कर देती है, उनको सड़ा देती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, सॉलिड का गैस में बताओ सर, सॉलिड का गैस में बताओ। तो आपने कैम्फर को देखा है, कपूर देखा है, ठीक है, कपूर आपने देखा है, कैम्फर, ठीक। कैम्फर क्या हो जाता है, आपने लिक्विड में कन्वर्ट होते देखा है कि कैम्फर को, कभी भी नहीं। आप जलाएंगे तो भी डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप उसको ऐसे खुला छोड़ देंगे तो भी क्या हो जाएगा, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने ओडोनिल देखा होगा, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी गोलियां होती है, उनको रखा जाता है कपड़ों में भी, वो भी क्या होती है, वो सब्लिमेट होती है, और सब्लिमेशन से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है ना, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा आखिरी पॉइंट इसका आज का। तो आज का सेशन को हम क्या कर देते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। और भी कंडीशन, और भी टर्म्स बची हुई है जिनको हम समझेंगे नेक्स्ट वाले सेक्शन में। तो बने रहिए साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, जय रंजीत, जय महाकाल।